गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब टॉपिक जो हमारा है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। और ये जो है ये मगध हम लोग जो स्टार्ट किया था, मगध दैट वाज अ किंगडम, उस पे और उसे से रिलेटेड वाला ये टॉपिक है। एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे किस तरह से थी, क्योंकि हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करे थे वो था महाजनपदस। तो यहाँ पे महाजनपदस जो 16 महाजनपदस थे उसमें से वन ऑफ देम इज मगध। तो हम लोग ने मगध के बारे में डिस्कस किया था। एंड वी हैव सीन दैट मगध बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल किंगडम्स ड्यू टू सम मेजर रीजंस, क्योंकि उसके अंदर कुछ रीजंस ये भी थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी दैट इट वाज लोकेटेड नियर द रिवर गंगा और इसकी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो थी सन, उसके पास वो लोकेटेड थी। और इसके अकॉर्डिंग उनका ट्रेडिंग जो सिस्टम था, ट्रेडिंग वाला, इजीली ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि ट्रेडर्स इजीली दे कैन यूज द रिवर, जो रिवर ट्रेड्स यूज कर सकते हैं रिवर लाइन्स के थ्रू। फिर एरिया जो नियर द रिवर्स होती है वो फर्टाइल्स होती है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है वहाँ पर। तो दीज आर द मेजर रीजंस जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा है, वाटर इज अवेलेबल एंड ट्रेडिंग इज ऑल्सो वेरी मच वहाँ पे फ्लरिश हो रही थी। तो ये सारा रीजन था जहाँ पे मगध को अपार्ट फ्रॉम जो पावरफुल किंग थे उसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज जो था उनको वो स्ट्रांग बना रही थी। फिर मगध में जो दो इम्पोर्टेंट रूलर्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो थे बिम्बिसारा एंड उनके जो पुत्र थे अजातशत्रु। इन दोनों ने ही अपनी मिलिट्री पावर्स को स्ट्रांग रखा एंड दे हैव मेड डिफरेंट इम्पोर्टेंट थिंग्स ताकि जो ट्रेड है वो कंटिन्यू चलती रहे इसके अकॉर्डिंग। साथ साथ इकोनॉमिक्स में हमने डिस्कस किया था इसके पीछे वाले क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में, कि वहाँ पे इकोनॉमिक किस तरह से इम्पोर्टेंस थी, बेटर थी। और उन्होंने मोस्टली डिवाइड किया था जिस तरह से कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे जो कल्टीवेशन था, कल्टीवेशन कौन कर रहा था? शूद्रस कर रहे थे, दैट वाज द स्लेव्स। दास एंड दासास जो होते थे, युद्ध के थ्रू, जो वॉर के थ्रू जो सैनिक सोल्जर्स हार जाते थे ना, उनको उन्होंने क्या बना दिया? उनको दास बना दिया गया, स्लेव्स बना दिया गया उसको एज अ स्लेव्स। तो स्लेव्स बनाने से क्या हो गया कि अब वो उनके लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ जो बिग मोस्टली कुछ ये तो हो गया सोल्जर्स वॉर के थ्रू, कुछ ऐसे होते थे जो लोन लेते थे और लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाते थे, सो दे बिकम ऑल्सो दास एंड दासा, दैट वाज स्लेव्स बन जाते थे। तो इसी तरह से इन लोगों ने इसके अकॉर्डिंग इनके हेल्प से उन्होंने एक एग्रीकल्चर सिस्टम्स को डेवलप किया और एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ दीज स्लेव्स उन्होंने कल्टिवेट करवाया। फिर साथ साथ इकोनॉमिक के अंदर उन्होंने पंच मार्क कॉइन यूज़ किया था। तो ये चीज़ें जो है हमें विद डिफरेंट बुक्स और जो लिटरेचर्स थी बुद्धिज़्म्स की, जैनिज़म्स के, उसके थ्रू हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उन्होंने गिल्ड्स बनाई थी, ट्रेड गिल्ड्स। गिल्ड मतलब जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाया गया है इसे वो फॉलो करते थे और उनके अकॉर्डिंग जो न्यू वंस जो एंटर करना चाहते थे दे हैव टू डिस्कस विद देम। तो ये गिल्ड एसोसिएशन होती थी और उनके थ्रू वो फॉर्म करते थे। तो इसी तरह से उन्होंने एक अच्छा खासा सिस्टम जो है डेवलप किया था और ये बहुत ही दैट वाज, इसी चीज़ को देख के हम लोगों ने अपने जो डेवलपमेंट हुआ इसको और हमने इम्प्रूव किया है। तो उसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन सिस्टम ऑन दैट महाजनपदस में किस तरह से किया जाता था। The towns and centers that developed during the 16th century also become important centers of learning and education. तो धीरे धीरे जो हमने देखा कि टाउन एंड सेंटर्स जो धीरे धीरे डेवलप्ड हो गया और डेवलप्ड होते होते वो टाउन्स, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड वर्क के कारण कुछ चीज़ें हो रही थी उस पर्टिकुलर एरिया में, इसलिए वो डेवलप्ड होने लगा। तो उसी तरह से लर्निंग भी उस एरिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने लगी और लर्निंग भी डेवलप्ड होने लगा। सो अलॉन्ग द गुरुकुल सिस्टम जो थी, वहाँ पे गुरुकुल सिस्टम जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स जो है अपने गुरु के पास जाके या फिर उनके जो आश्रम होते वहाँ पे जाके वो नॉलेज गेन करते थे। एजुकेशन सिस्टम पहले वाला ऐसा था ना, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज स्टिल प्रिविलेंट। तो गुरुकुल थी वहाँ पे, गुरुकुल को टोटली रिमूव नहीं कर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट, सबसे बेस इम्पोर्टेंट था। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ भी थी, तक्षशिला एंड नालंदा, ये जो उसके बाद डेवलप्ड हुई।
क्योंकि लोगों को बच्चों को जो पढ़ना था तो वहाँ पे धीरे धीरे गुरुकुल के बाद दैट वाज अ बेस प्राइमरी हो गया सेकेंडरी, तो उसके बाद आगे की पढ़ाई करनी है तो यूनिवर्सिटीज़ में जानी है। तो इसी तरह तक्षशिला एंड द नालंदा वॉज द एंड, बहुत ही पुराना मान लो हमारा यूनिवर्सिटीज़ है एजुकेशन से रिलेटेड। फिर वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था सब्जेक्ट, मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिसिन से, फिलोसफी से, ग्रामर है, एस्ट्रोनॉमी है, लॉजिक, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब मान लो कि मेडिसिन, फिलोसफी, ग्रामर एंड एस्ट्रोलॉजी। इसके साथ साथ लॉजिक को भी जो है आज हमारे प्रेजेंट कंडीशन जो है नाउ एवरीवन इज़ मूविंग कि लॉजिक होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो ये चीज़ें जो है वो उस यूनिवर्सिटीज़ में तक्षशिला एंड नालंदा में टॉट किया जाता था। अब आती है सोसाइटी कैसी थी वहाँ पर। द सोसाइटी ड्यूरिंग द महाजनपदस कंटिन्यूड विद द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जिस तरह से वहाँ पे एंड वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड में शुरुआत हो गई थी कास्ट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। नाउ द कास्ट सिस्टम हैज़ बिकम मोर रिजिड दैट इट वॉज ड्यूरिंग द वैदिक। लेकिन वैदिक में जो था वो फ्लेक्सिबल था कि जिस तरह से कोई जो क्योंकि ये बाद में क्या हो गया, रिजिड इसलिए बनाया गया कि वो अकॉर्डिंग टू द कास्ट वो उनका ऑक्यूपेशन फिक्स कर दिया गया, तो इस तरह से वो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते थे। लेकिन वैदिक फ्लेक्सिबल्स था, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, तो ये इसमें ये चेंजेस आया कि वैदिक में जो था वो फ्लेक्सिबल था, बाद में जो कास्ट सिस्टम डेवलप्ड हुआ वो रिजिड हो गया, उसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। द वर्ण सिस्टम्स बिकम हेरिडिटरी, तो जिस तरह से जो चीज़ें थी वो ऑक्यूपेशंस था वो पहले था कि जिसे जो इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, लेकिन उसके बाद ये वैदिक पीरियड में था, लेकिन बाद में वर्ण सिस्टम बना दिया गया हेरिडिटरी, मतलब कि पिता, उनके पिता जो थे पूर्वज जो काम कर रहे थे वही काम पुत्र भी करेंगे, उसी तरह से अपना परफॉर्म करेंगे, जो भी जन्म से जो भी वर्णस में जो भी कास्ट में धर्म में, जिस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, ये 4 कास्ट को डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू द वर्क। तो अकॉर्डिंग टू जो भी जिसमें जन्म लेगा उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेंगे अपनी अपनी कर्म, जो भी कर्म कर रहे थे, जो ऑक्यूपेशन था, जॉब था, उसके अकॉर्डिंग। द ब्राह्मण वॉज एक्सपेक्टेड टू टीच, क्योंकि ब्राह्मण्स का काम था, ब्राह्मण्स का क्या, टू टीच द वेदास, वेद में क्या लिखा हुआ, लिटरेचर्स में क्या लिखा हुआ, रिलीजियस मैटर्स में क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ें जो थी वो ब्राह्मण्स का काम था कि वो पढ़ेंगे। रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस किस तरह से करना है वो चीज़ें ब्राह्मण्स बताएंगे। क्षत्रिय का काम था वॉरियर क्लासेस में सोल्जर्स थे, ये युद्ध कला सीखेंगे और अपने लोगों को, अपने राज्यों को बचाएंगे। वैश्य जो थे दे आर ट्रेडर्स, ये बिजनेसमैन थे, व्यापार करते थे रिलेटिंग विद डिफरेंट टाइप्स, जैसे एग्रीकल्चरलिस्ट भी थे क्योंकि सरप्लस ग्रो हो रहा था, क्रॉप्स एक्स्ट्रा थी तो उसको बेच रहे थे, तो ये भी तो रिलेटेड डिपेंड करता है कि किस तरह से, तो वो ट्रेडर्स जो है एग्रीकल्चरलिस्ट भी थे और इसके अलावा और बाकी चीज़ें भी वो उस पर बिजनेस करते थे। Only the first 3 वर्णस ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य वे परमिटेड टू स्टडी द वेदास। तो कहा गया कि बाद में जब चेंजेस आया वैदिक के बाद तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य को ही कहा गया कि वेद पढ़ने का परमिशन दिया गया। शूद्रा जो थे 4th कास्ट, वर्णा हु वे कंसिडर्ड अनटचेबल, जिसे अनटचेबल, छुआछूत के नाम से कहा जाता था, और उन्हें समाज से, सिटी से, गांव से या फिर शहर से बहुत दूर रखा जाता था क्योंकि वो काम करते थे साफ सफाई वाला, मिनिबल जॉब, मतलब जो परफॉर्मेंस मोस्टली लोग सोचते कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, गंदा काम है, ये चीज़ें वो करते थे। तो सोचो वो कितना अच्छा काम करते थे, क्योंकि अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर बाकी इन्वायरमेंट जहाँ आप रहोगे तो कैसे रहोगे, गंदगी में रहोगे। तो इसी तरह से ये चीज़ें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वर्क के अकॉर्डिंग, इसीलिए रिजिड कर दिया गया, मतलब अब ये कोई चेंज नहीं करेगा। तो इसी तरह से ये काम जो थी सोसाइटी को डिवाइड किया गया था बेस्ड ऑन कास्ट। अब आता है रिलीजियस देखा गया द 6th सेंचुरी में सॉ द ओरिजिन ऑफ 2 न्यू रिलीजियस मूवमेंट, एक तो ब्राह्मण्स और दूसरा जैनिज्म्स। ये 2 रिलीजियस जो है उस समय डेवलप्ड हुआ उस 6th सेंचुरीज के वहाँ, उस समय ये 2 ही रिलीजियस जो ज़्यादा डेवलप्ड हुई। दिस न्यू और दिस रिलीजियस मूवमेंट जो है स्टीम फ्रॉम द resentment from the common people started feeling toward the elaborate and expensive rituals that has been prevalent since the Vedic period। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों के मन में उन पे विश्वास करना,
उनकी जो रीति है, उनकी किस तरह से करना है, ये चीज़ें जो धीरे धीरे उनके मन में बैठने लगा। और लोग जो थे ये शुरुआत हो गई थी वैदिक पीरियड से, और ये उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। लोगों ने इनको ज़्यादा एक्सेप्ट किया, इस रिलीजियस को, इस धर्म को। पीपल नाउ डिज़ायर सिंपल रिलीजियस प्रैक्टिस दैट कुड बी इजीली फॉलोड। तो इसी तरह से क्योंकि लोग चाहते थे ऐसी रिलीजियस जो सिंपल हो और इजीली उसको फॉलो कर लिया जाए, सो इसके लिए। अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द यूज ऑफ संस्कृत फॉर रिलीजियस पर्पस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती थी, वो था संस्कृत। हर चीज़ों में संस्कृत में लिखी थी, जितने सारे वेद्स लिखे, पुराणास लिखा गया था, लिटरेचर लिखा गया, वो पहले वाला संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। अब जो पीपल्स थे, कॉमन पीपल, दे आर अनेबल, मोस्टली दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड संस्कृत लैंग्वेज, सो दे मूव टुवर्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि ये इजीली प्रीच किया जाता था लोकल लैंग्वेज में। एंड मेनली जो था लोग जो थे प्राकृतिक जो लैंग्वेज थी उसको, दैट इज प्राकृत, ये जानते थे, और इसी भाषा में, इसी लैंग्वेज में उसको वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्रीच किया जाता था इसी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए लोगों ने जो वैदिक पीरियड में जो भी रिलीजियस था उसके उनको वो फॉलो करते, लेकिन बाद में उन्होंने मूव किया टुवर्ड द न्यू रिलीजियस बिकॉज ऑफ सिंपलिसिटी, कि वो सिंपल है, समझ में आता है, और लैंग्वेज भी इजीली अंडरस्टूड होती है उनके लिए। ये सिंपल रीजंस के कारण उन्होंने मूव किया टू अ न्यू रिलीजियस दैट वाज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। Now Buddhism and Jainism did not adhere to the caste system, क्योंकि ये इनमें कास्ट सिस्टम बेस नहीं था। धर्म को, कास्ट को इस तरह से कि आप ये काम करेंगे, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, अनटचेबल कास्ट, इस तरह से कोई चीज़ें नहीं थी उसके अंदर। लोअर क्लासेस सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम। तो जो लोअर कास्ट थे, मोस्टली शूद्रास जो थे, ये चीज़ें देखा गया कि अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम जो दबाव है बड़ी कास्ट जो है वो कर रही है, ये चीज़ें इसके अंदर नहीं है। तो वो सभी लोग जो है दे मूव टुवर्ड द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म धर्म को अपनाया। फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकम पॉपुलर अमंग द पीपल। तो जो फाउंडर्स थे बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म, तो ये लोगों के बीच में धीरे धीरे पॉपुलर हो गए बिकॉज ऑफ सिंपल लाइफ, क्योंकि उनकी जो सिंपल लाइफ एक मोस्टली था कि हमें भगवान में जीवन दिया है, वो हमें आराम तरीके से सिंपल लाइफ यूज़ करना चाहिए, एंड भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहिए, किसी के साथ वॉयलेंस नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। इसी तरह से इस थिंकिंग के अकॉर्डिंग लोगों ने इस बुद्धिज्म और जैनिज्म को दे स्टार्टेड टू एक्सेप्टिंग दिस रिलीजन्स। अब हम लोग मूव करते हैं, केस स्टडी एक है, केस स्टडीज़ में दैट वाज अ वज्जी। केस स्टडी वज्जी में जिसे वृज्जीवी के नाम से भी कहा गया, वॉज वन ऑफ द 16th महाजनापदर्स में से एक ये भी है। जिस तरह से मगध हमने डिस्कस किया था मगध के बारे में, वैसे वृज्जी या फिर वज्जी के नाम से ये भी कहा गया। 6th सेंचुरीज में इट वॉज केम इन टू 6th सेंचुरीज में ये भी स्टैब्लिश ज़्यादा धीरे धीरे सामने आया। और महाजनापदर्स आइदर फॉलोड अ मोनार्चिकल, हमने डिस्कस आगे किया था कि महाजनापदर्स आइदर वो मोनार्चिकल होती है या फिर रिपब्लिकल, जहाँ पे लोग खुद चूज करते हैं उनका रूलर्स कौन होगा, तो वो हो गया रिपब्लिक। या फिर जो हेरिडिटरी होती है पूर्वज के थ्रू, कि पिता, उनके पिता, फिर उनके पुत्र जो होंगे वो राजा बनेंगे, तो ये मोनार्चिकल हो गए। तो ये दो ही बेस थी। तो इसी तरह से कहा गया वज्जी वॉज अ रिपब्लिक। तो वज्जी जो थी वो रिपब्लिक थी। अभी हमने मगध के बारे में पढ़ा था, वो मोनार्चीज थी, लेकिन वज्जी ये रिपब्लिक है। और गना संघा, तो इसे गना संघा मतलब दैट वाज संघ, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी ऑफ द पीपल्स पावर, ठीक है ना, गना संघा। इट इंक्लूडेड आइडा स्मॉलर किंगडम्स आउट ऑफ विच लिछावा, तो लिछावा जिसमें मगध के थ्रू लड़ाई हुई थी और मगध ने इनको कनकट किया था, अपने राज में इनको मर्ज कर लिया था। तो यहाँ कहा गया कि वज्जी में जो 8 स्मॉल किंगडम्स थे, उनमें से एक लिछावा भी था, वेदास था, नात्रिकास, ये मेन इम्पोर्टेंस थे 3 जो बताया गया, लिछावास, वेदास एंड नात्रिकास, ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट्स थे उनमें 8 के अंदर। Now each of these clans had an independent status, और सभी आर्ट जो थे सभी इंडिपेंडेंट थे, भले वो पता है कि दे आर
यूनाइटेड, जैसे कि वजी है एक रिपब्लिक है, और 8 किंगडम स्मॉल स्मॉल किंगडम्स वो भी इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट स्टेट जैसे रूल कर रहे थे स्टेटस। ना महाजनापदस वजी कॉम्प्राइज मेनी जनापदस, तो जनापदस में अंदर ग्राम भी आएगा, है ना, तो उसमें विलेजेस आ गए। एक होस्ट था, दैट वाज ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे। तो इसी तरह से ये कलेक्टिवली थी, क्योंकि जना गांव हो गया, जनपदा कलेक्टिव गांव हो गया, और तो जनपदा के साथ फिर जब बहुत सारे गांव्स एंड ग्रुप्स जो स्मॉल स्मॉल एरिया, तो वो महाजनपदस का फॉर्म ले लिया गया था। तो ये चीज़ें हमने स्टार्टिंग में चैप्टर्स के डिस्कस किया हुआ है। तो इसी तरह से ये छोटे छोटे गाँव को मर्ज करते हुए इस तरह से ये एक बड़ा सा एक महाजनपदा फॉर्म्ड हुआ। इन वजी द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थ्रू अ काउंसिल्स, तो यहाँ पर भी जो काउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव करते थे तो वो काउंसिल्स के थ्रू, तो काउंसिल्स भी जो थे वो चूज़ करते थे, इलेक्ट होते थे। कौन इलेक्ट करता था? पीपल्स इलेक्ट करते थे, जनता उनको इलेक्ट करती थी, तो जनता के द्वारा वो काउंसिल्स को भी चुना जाता था। तो इसी तरह से दे इलेक्टेड बाय द पीपल्स, और इसी तरह से वो रूल करते थे। ईच ग्रुप वुड बी सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, हर ग्रुप्स, हर अपने विलेज में से, हर जो भी ग्रुप से ग्राम्स थे, तो उसमें से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जिस काउंसिल्स के अंदर रहेंगे, और वो सारा काम जो है प्रोसीडिंग वर्क देखेंगे, और उनमें से एक चेयरमैन होगा, ठीक है, तो वो कंट्रोल देखेगा सारा काम, लीडरशिप। जैसे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चीफ, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं करेंटली एम4 मिनिस्टर्स, तो प्राइम मिनिस्टर उनको लीड करता है, उनका लीडर होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो उनके लीडर्स थे काउंसिल ऑफ मेंबर्स के, वो बना दिया गया चेयरमैन, तो उनको बनाया चेयरमैन या फिर गणा प्रमुख, दैट वाज हेड, उनको बना दिया गया। ये भी हुआ इलेक्टेड अमंग रिप्रेजेंटेटिव, ये भी रिप्रेजेंटेटिव के, तो जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किया गया अलग अलग एरिया से, अलग अलग ग्रुप से, एक एक रिप्रेजेंटेटिव, 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच रिप्रेजेंटेटिव जो फ्रॉम ईच ग्रुप्स। तो यहाँ पे मोस्टली मान लो कि 25 ग्रुप्स है, तो कितने रिप्रेजेंटेटिव हो गए? 25 रिप्रेजेंटेटिव हो गए। अब 25 रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसा चेयरमैन। तो जस्ट एज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर को हम लोग चूज़ करते हैं, हम लोग एमपी को मोस्टली चूज़ करते, वोट देते, फिर सारे एमपीज़ में से एक को निकाला जाता है, उन्हें हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो एमपी से जस्ट रिवर्स हो जाएगा, पीएम हो जाते हैं वो। तो यहाँ पर भी वैसे ही काम किया गया कि सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म किया गया, और फिर रिप्रेजेंटेटिव के बीच में से एक को चूज़ किया गया एज अ इम्पॉर्टेंट पोस्ट के लिए, एज अ चेयरमैन। तो ये भी था। और फिर साथ में जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन दिया जाता है, ये भी डिबेट्स इम्पोर्टेंट होता है कि सभी लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, उनमें भी डिबेट्स होगा, और आफ्टर दैट जो सभी लोग एग्री करेंगे यूनानिमसली, मतलब सभी मेजोरिटी जो हाँ बोलेगी, उसी के बेस पे ही रिजल्ट निकलेगा। तो ये मोस्टली आज जिस तरह से हमारा सिस्टम है, तो ये सिस्टम सोचो एंशियंट टाइम में फॉलो होता था, तो कितना ज़्यादा अच्छे से ये वर्क करते थे। तो हमारा चैप्टर्स जो है मोस्टली देखा गया, तो बस बियॉन्ड बॉर्डर के छोटा सा बह गया टॉपिक कि सुरसेना वॉज वन ऑफ द 16 महाजनापदस में से ये भी एक थी, एंड हैज़ बिन मेंशन इन द राइटिंग ऑफ मेगास्थनीज, जो थे ग्रीक राइटर्स हु केम इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर आए थे एज ये एम्बेसडर्स बन के आए थे, एंड हु रिफर्स टू द यावादा किंगडम्स, तो उन्होंने रिफर किया था यादवा किंगडम्स के सुरसेना, एंड मेंशन इट इज कैपिटल टू बी मिथुरा। तो मिथुरा, जिस तरह से उन्होंने अपने बुक में ये चीज़ें मेंशन की थी। तो दैट वाज जस्ट स्मॉल नॉलेज, ताकि आपको इसके बारे में पता चले। तो हमारी चैप्टर्स कंप्लीट हो गई है। कीवर्ड्स जो हमने मोस्टली डिस्कस किया हुआ है, दैट वाज जना, जनपदस, महाजनपदस, मोनार्ची एंड रिपब्लिक। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।